नमस्कार। कभी सोचा है कि बाघ, शेर और गैंडे जैसे शानदार जानवर आज भी भारत के जंगलों में कैसे मौजूद हैं? ये सब मुमकिन हुआ उन ऐतिहासिक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स की वजह से, जिन्होंने इन जानवरों को विलुप्त होने से बचाया। तो चलिए, आज हम उन्हीं मिशनों की कहानी में गहरे उतरते हैं, जिन्होंने भारत की सबसे कीमती प्रजातियों को एक नई जिंदगी दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत ने आखिर अपनी इस अनमोल विरासत को बचाया कैसे? वो कौन सी बड़ी योजनाएं थी? वो कौन से कदम थे जिन्होंने खत्म होती प्रजातियों में फिर से जान फूंक दी? आइए, इस सफर पर चलते हैं और इन कोशिशों की कहानी को करीब से समझते हैं। देखिए, हमारा ये सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, यानी संरक्षण का संकल्प। फिर हम जंगल के राजाओं, बाघ और शेर की वापसी की जबरदस्त कहानी देखेंगे। इसके बाद कुछ अनोखी और खास प्रजातियों के बारे में जानेंगे और फिर हाथियों जैसे विशाल जीवों को बचाने के प्रयासों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, 20वीं सदी का वो दौर जब भारत के जंगल धीरे धीरे खामोश हो रहे थे। अंधाधुंध शिकार और कटते पेड़ों की वजह से कई जानवर विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुके थे। इसी मुश्किल दौर में भारत ने अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने का एक बहुत मजबूत संकल्प लिया। और इस संकल्प की शुरुआत हुई जंगल के दो राजाओं से, शेर और बाघ। देखिए, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये तो पूरे जंगल की सेहत का प्रतीक है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इनकी दहाड़ लगभग खामोश होने वाली थी, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स लगभग एक साथ शुरू हुए। 1972 में गिर शेर परियोजना और ठीक एक साल बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। इससे पता चलता है कि उस वक्त शिकारियों की घटती आबादी को बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेने की कितनी ज्यादा जरूरत थी। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 1400। इतने बड़े देश में बस इतने ही बाघ बचे थे। ये एक राष्ट्रीय संकट था और इसी चौंकाने वाले आंकड़े ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और 1973 में इतिहास के सबसे बड़े संरक्षण मिशनों में से एक प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और नतीजा हम सबके सामने है। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता किसी चमत्कार से कम नहीं है। सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ ये मिशन आज 53 रिजर्व तक फैल चुका है और बाघों की आबादी 2 गुने से भी ज्यादा होकर 3000 के पार पहुंच गई है। ये वाकई में दुनिया के सबसे कामयाब संरक्षण कार्यक्रमों में से एक है। बाघों के बाद अब बात करते हैं एशियाई शेरों की। इनकी कहानी तो और भी अनोखी है। देखिए, गिर शेर परियोजना का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दुनिया में एशियाई शेरों की जो आखिरी आबादी बची थी उसे बचाना। और वो आबादी सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर के जंगलों में मिलती है। सोचिए तो, एक ही जगह पर पूरी की पूरी प्रजाति का भविष्य टिका हुआ था। बड़े शिकारियों के अलावा भारत कुछ ऐसे अनोखे जीवों का भी घर है जो सिर्फ एक खास इलाके में ही पाए जाते हैं। अब इन्हें बचाना एक अलग ही तरह की चुनौती है, क्योंकि इनका तो पूरा का पूरा अस्तित्व एक छोटे से इकोसिस्टम पर ही निर्भर करता है। यहाँ हम 2 बेहद खास हिरणों की बात कर रहे हैं। एक है कश्मीर की बर्फीली वादियों का राजा हंगुल और दूसरा है मणिपुर की तैरती हुई झीलों का नर्तक थामिन हिरण। ये दोनों अपने अपने क्षेत्र की शान हैं और जाहिर है इन्हें बचाने के लिए बहुत ही खास कोशिशों की जरूरत पड़ी। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। एक वक्त था जब कश्मीर की खूबसूरत वादियों में 5000 से भी ज्यादा हंगुल घूमा करते थे, लेकिन अवैध शिकार और इनके घर यानी जंगलों के विनाश की वजह से इनकी संख्या घटकर सिर्फ 150 रह गई थी। प्रोजेक्ट हंगुल इनके अस्तित्व की आखिरी उम्मीद बनकर आया। और यहाँ एक और अविश्वसनीय कहानी है। क्या कभी हम कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे हिरण की जो तैरते हुए द्वीपों पर रहता हो और नाचता हुआ सा लगे? ये है मणिपुर का डांसिंग डियर यानी थमिन हिरण, जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोकटक झील के इस अनोखे तैरते हुए नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। ऐसी दुर्लभ प्रजाति को बचाना कितना जरूरी है, ये शायद बताने की जरूरत नहीं। चलिए, एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। ये हमें दिखाती है कि भारत ने कभी रुककर काम नहीं किया। 1970 में हंगुल से ये सफर शुरू हुआ,
फिर 72 में शेर, 73 में टाइगर, 75 में मगरमच्छ और फिर 90 के दशक में हाथी और रेड पांडा तक। ये 3 दशकों की एक लगातार चली आ रही प्रतिबद्धता की कहानी है जो अलग-अलग प्रजातियों को बचाने के लिए चलती रही। अब बात करते हैं जमीन के कुछ विशालकाय जीवों की, गैंडे और हाथी। ये बड़े शाकाहारी जानवर जंगल के लिए बहुत ही जरूरी हैं, लेकिन इनका बड़ा आकार और घूमने के लिए विशाल जगह की जरूरत, यही बातें इन्हें इंसानी गतिविधियों के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित बना देती हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि हर जानवर के लिए एक ही रणनीति काम नहीं करती। जैसे हाथियों को बचाने के लिए उनके आने जाने के रास्ते, जिन्हें हाथी गलियारा कहते हैं, उन्हें सुरक्षित करना और इंसानों से उनके टकराव को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे बड़ा खतरा था अवैध शिकार। इसलिए राइनो विजन 2020 जैसे मिशन ने काजीरंगा में कड़ी सुरक्षा पर ध्यान दिया और शानदार नतीजे भी हासिल किए। अब हम कुछ ऐसे खास प्रयासों को देखेंगे जो दिखाते हैं कि संरक्षण सिर्फ जमीन के बड़े जानवरों तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा नदियों में रहने वाले मगरमच्छों से लेकर हिमालय के पेड़ों पर रहने वाले शर्मीले रेड पांडा तक फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि संरक्षण का काम कितना बारीक हो सकता है। एक तरफ मगरमच्छ परियोजना ने घड़ियाल जैसी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रजनन केंद्रों पर ध्यान दिया, तो वहीं दूसरी तरफ प्रोजेक्ट रेड पांडा का लक्ष्य सिक्किम और दार्जिलिंग के घने बांस के जंगलों में रहने वाले इस खूबसूरत जीव के घर को ही सुरक्षित करना था। तो इन दशकों की मेहनत का, इन सारे कामों का सामूहिक असर क्या रहा है? ये सिर्फ कुछ प्रजातियों को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? जैसा कि हम देख सकते हैं, जानवरों की आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, संरक्षित जंगलों का दायरा बढ़ा और भारत संरक्षण के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा। ये सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट्स की कामयाबी नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और अंत में संदेश बिल्कुल साफ है, जैव विविधता ही हमारा भविष्य है। जब हम इन जंगलों और इनमें रहने वाले जीवों को बचाते हैं, तो हम सिर्फ जानवरों को नहीं बचा रहे होते, हम उन नदियों को बचाते हैं जो हमें पानी देती हैं, उन जंगलों को जो हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, और उस संतुलन को जो इस ग्रह पर जीवन को मुमकिन बनाता है। असल में हम खुद को बचा रहे होते हैं। और मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा, संरक्षण की अगली सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमने शानदार सफलताएं हासिल की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्लाइमेट चेंज, इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष और लगातार कम होते जंगल, ये वो नई चुनौतियां हैं जिनका हमें मिलकर सामना करना होगा, और इस पर सोचना हम सबकी जिम्मेदारी है।